हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करेंगे टेस्ट नंबर 16 रहेगा आपका। और ये टेस्ट हम लोग जो कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए है, जो आपके 27 अक्टूबर को आगामी परीक्षा आयोजित है। साथ ही साथ मैंने एक अलग से वीडियो बना के बताया था कि ये आपके आरओ की जो परीक्षा है आपकी 22 दिसंबर के लिए, उसके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि जीएस का पोर्शन सेम रहेगा, करंट अफेयर्स का पोर्शन भी सेम रहेगा और एक ही आयोग के द्वारा दोनों पेपर की जो टेंडेंसी होती है, ट्रेंड होता है, वो लगभग 90% से अधिक सेम रहता है। तो इसलिए बिल्कुल इसको स्किप मत करिए अगर आप आरओ की परीक्षा ही कर रहे हैं केवल, या अगर आप यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज पूरी ध्यान रखिएगा। और इसी कड़ी में हम लोग फुल टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स मई 2024 की इंक्लूड रहेगी। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो वीडियो के नीचे दिया गया है, और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं टेस्ट नंबर 16 में आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखोगे, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए उसके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। बिल्कुल, अगर आप किसी भी प्रजाति को कहीं पर भी संरक्षित करना चाहते हो नेचुरल हैबिटेट में, तो वहाँ पर उनके जो निकेत की पर्याप्त आवश्यकता है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे, जब हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया तो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, अर्थात जो नामीबिया से लाए गए जो चीते थे उनकी पूरी जानकारी ली गई होगी, उनकी पूरी हिस्ट्री चेक की गई होगी, और वो किस क्लाइमेटिक जोन में रह सकते हैं उसी के बाद तो भारत में निर्धारित किया हुआ ना कूनो में। ऐसा थोड़ा है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि यार मुझे चीते पसंद है, यहाँ रख दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। और किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। और निकेत क्या होता है? जिसमें कोई भी एक प्रजाति या जीव अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल समझता है, ज़्यादा फंक्शनल यूनिट का काम कर पाता है, अर्थात अपने अस्तित्व को बनाए रखने में ज़्यादा सक्षम होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और व्याख्या भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित हो जाती है। अब आपको लगेगा सर कीस्टोन प्रजाति होगा या संकेतक या अम्ब्रेला या फाउंडेशन। देखो यहाँ पे सभी प्रजातियां ऐसी हैं जो संवेदनशील हैं, जो प्रभावित होंगी, लेकिन उसमें भी एक सबसे अधिक और तुरंत प्रभावित होगी, वो होगी संकेतक प्रजाति। कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं, लेकिन जैविक घटक के आधार पे कौन से होते हैं? या तो यहाँ पे पेड़ पौधे हो जाते हैं, जीव जंतु हो जाते हैं। तो जैसे ही अगर कोई भी मौसम में परिवर्तन हो रहा है या किसी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले प्रभावित होंगे वहां के जीव जंतु और वहां के पेड़ पौधे। या तो उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, या उनमें जो है कि क्षरण देखने को मिलेगा, या उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। और इस आधार को हम क्या कहेंगे? संकेतक प्रजाति, जिससे हमें तुरंत पता चल पाएगा। क्योंकि आप कीस्टोन प्रजाति जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है, या फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति, इनको आप नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर मान लो किसी इकोसिस्टम में अगर आपको कोई जीव जंतु नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे सारस नहीं देखने को मिलते, गिद्ध नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे समाप्त होते जा रहे हैं, कौवे समाप्त हो रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है ना कि भाई ये चीजें मैंने देखी थी लेकिन अब नहीं दिखाई देती। इट मीन्स वहां का पारिस्थितिकी तंत्र हानि में जा रहा है, यानी कि घाटे में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको क्षति पहुंच रही है। इसीलिए हम इनको इंडिकेटर स्पीसीज भी कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक पारितंत्र की उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो भैया यहाँ पे सूर्यातप होगा। हालांकि यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ध्येय आईएएस का जो लोगो है वो ज़्यादा डार्क है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो प्रश्न बोल रहा हूँ उसको जरा ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि पारितंत्र की उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित कौन करेगा? सीधी सी बात है भाई, कौन प्रभावित करेगा? क्योंकि अगर किसी पारितंत्र में पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी अधिक होगी, और पेड़ पौधों को भोजन जो बनता है वो सूर्यातप से बनता है, यानी सूर्य के प्रकाश से। तो अगर यही नहीं होगा तो ना पेड़ पौधे जीवित रहेंगे, ना वहां का इकोसिस्टम चलेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया? अर्थात जो बायोस्फीयर रिजर्व आप पढ़ते ना, जो हमारे पूरे भारत में कितने हैं? 18 हैं, जो ऑलरेडी मैंने एक टेस्ट पेपर में कराया भी था। और इन 18 में से 12 यूनेस्को में शामिल हैं, जो यूनेस्को के द्वारा मैप होता है ना, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व करके जो प्रोग्राम चलाया जाता है, इसके अंतर्गत शामिल किए गए 12। और सबसे पहले आपका नीलगिरी जो जैव मंडल था वो शामिल हुआ था 1986 में, और उसी समय से ये मान के चलो भारत में इसकी शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन क्लाइमेटिक फंड यानी कि GCF, इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी कानकुन सम्मेलन जो
2010 में हुआ था। और ये जो 2010 में हुआ था उस समय COP16 हो रहा था, जिसके अंतर्गत कानकुन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेटिक फंड की स्थापना करने की बात की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, जितने भी विकासशील देश हैं यहाँ पे पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को संचालित करने के लिए फंडिंग देने की बात की गई थी विकासशील देशों की। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, थर्मोस्टेट क्या होता है दोस्तों। थर्मोस्टेट की अगर हम बात करें तो ये एक समान ताप बनाए रखता है, अर्थात किसी ऐसे निकाय के तापक्रम को नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है जो एक समान तापमान बनाए रखता है। नेक्स्ट है आपका, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की ओर से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितनी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। इट मीन्स कि क्या हो गया, डबल स्पीड होता है, यानी कि 2v, अर्थात कि डबल वेलोसिटी हो जाती, स्पीड हो जाती। तो इसका मतलब है कि उसे 20 मीटर प्रति सेकंड से देखने को प्रतीत होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है। सॉफ्ट ग्लास का मतलब हो गया आपका मृदु कांच, यानी कि बहुत ही मुलायम कांच होता है जो आसानी से टूट जाता है, अर्थात भंगुर होता है, जिसको हम लोग सोडा कांच भी कह देते हैं। क्या हो गया इसका आंसर, सोडा कांच, जो भंगुर होता है यानी कि आसानी से टूट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है। अगर हम बात करें लिथियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम और पारा, इनमें से ऑस्मियम एक आपकी ऐसी धातु है जो सर्वाधिक घनत्व की होती है। अब भाई जिसका घनत्व ही सबसे अधिक होगा तो जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा भारी होगी। और ये प्राकृतिक धातु है, कृत्रिम नहीं है। ऑस्मियम प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और ये सबसे भारी धातु मानी जाती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, कवक के संबंध में। कवक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो बिल्कुल अगर आप देखोगे कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की पाई जाती है, बिल्कुल सही है, परंतु दोस्तों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगर इनमें क्लोरोफिल होता तो ये भोजन का निर्माण भी करते, जबकि कवक तो जो है कि परजीवी होगा एक तरीके से, अर्थात वो निर्भर रहते हैं। तो इसी को कहा जाएगा कि क्लोरोफिल वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल पहला सही होगा। दो अन्य जानकारी आप देख लो, कवक थैलाफाइट में आते हैं। किस में होते हैं, थैलाफाइट में होते हैं। और साथ ही साथ कवक का जो अध्ययन किया जाता है इसको माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक का जो अध्ययन किया जाता है इसको माइकोलॉजी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता। कौन ऐसी किरणें हैं या जो भी प्रभाव है जो प्रोटीन को विकृत नहीं करता। देखिए ऊष्मा के द्वारा प्रोटीन विकृत होगी, एक्स किरणों के द्वारा भी होगी और भारी धातु लवण के द्वारा भी होगी, परंतु जो इंफ्रारेड होती है ना, इसके द्वारा अर्थात अवरक्त किरणों के द्वारा प्रोटीन को विकृत नहीं किया जाता, इंफ्रारेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगले 2 से 3 दिन तक लगातार आपके सीसैट की जो पीवाईक्यू सीरीज में करा रहा था आपको, जिसमें 2012, 2013, 2014 के पेपर कराए थे, 2015, 16, 17 लगातार 3 दिन में आपकी सीसैट की क्लास करा दूंगा, जहां से 3 पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके 1-2 दिन बाद मैं बाकी भी करा दूंगा। ठीक है, बीच में समय नहीं मिल पा रहा दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी कोई नहीं, लगातार आपको कराते रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट नाम का एक रोग होता है और ये किसके कारण होता है। तो ये होता है आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण। जब भाई ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा उस आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाएगा। अच्छा हम बात करते हैं जस्ता की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सामान्यतः जो आलू की पत्तियां होती है ना, ये विकृत हो जाती हैं, जैसे पत्तियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं या खराब हो जाती हैं जल्दी। और बोरॉन की कमी से क्या होता है, जो आलू छोटे कद के हो जाते हैं, जैसे आप देखोगे एक आलू ऐसे छोटे छोटे होते हैं, एक आलू कुछ ऐसे बड़े बड़े होते हैं। तो जो बड़े आलू होते हैं वो बोरॉन की भरपूर मात्रा से होते हैं, जबकि बोरॉन की अगर कमी होने लगी तो आलू का कद या आलू का साइज छोटा हो जाता है। जबकि तांबे से आलू प्रभावित ही नहीं होता, तांबे से अप्रभावित होता है। तो ब्लैक हार्ट रोग कैसे हो गया, ऑक्सीजन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रास्फीति के कारण स्थिर आय समूह के लोगों की हानि अवस्था में रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो स्थिर आय का मतलब क्या हो गया कि आप अगर आज भी 10 मतलब 1 साल पहले भी आप 10,000 रुपए कमा रहे थे प्रति महीने का, और आज भी आप 10,000 रुपए प्रति महीने का कमा रहे हो, परंतु आप देखोगे कि 1 साल पहले आप 10,000 रुपए में काफी सामान खरीद के ले आते थे घर पे, लेकिन आज मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई हो जाने से, हर वस्तु की कीमत बढ़ जाने से आपको 10,000 रुपए में सामान या वस्तुएं कम मिल पाई है, यानी कम खरीद के ला पाए आप। इसका मतलब सीधा उदाहरण मैं आपको बताता हूं एक और, जब आप लोग छोटे रहे होंगे, जैसे मैं भी आप लोगों की एज कहूं लगभग 29-30 साल की आपकी अगर एक होगी एवरेज, तो 10 से 15 साल जरा आप पीछे जाके देखो, लगभग 15 साल पीछे आप दिवाली पे जब पटाखे खरीद के लाते थे तो 500 या 1000 रुपए में पटाखे इतने हो जाते थे जो 4-5 दिन लगातार हम लोग उसे यूज करते थे। आज जरा मार्केट में चले जाओ, 500 रुपए में पटाखे ऐसे होंगे ना कि केवल आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे।
हालांकि पटाखे नहीं यूज करने चाहिए, एनवायरनमेंट को जो है कि सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो हमने उस समय बचपन में ये पटाखे वगैरह जलाते थे, तो इसी से देखो कि कितनी कीमत बढ़ गई, और प्राइस कितना, उतना ही 500 रुपए के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। ठीक वही है कि 10,000 रुपए की अगर आपकी इनकम आज भी है, तो आज आपको मुद्रास्फीति में हानि में रहोगे, क्योंकि आपकी आय कैसी है, स्थिर आय है। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी के कारण ही उसकी वास्तविक आय कम हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास जो पैसा बच रहा है उससे वो कम वस्तुएं खरीद पाएगा, क्योंकि चीजों की कीमत बढ़ गई है। तो इसी वजह से यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर पे देखते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किस एक के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगा आपका अमेंडमेंट 103, जो कब आया था मेरे दोस्त, 2019 में आया था। लेकिन और भी अगर हम देखें, यही EWS की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब यहाँ पे जो 4 और अमेंडमेंट दिए, जैसे 3 100 वाले की बात करें, 100वां संवैधानिक संशोधन जो आपके 2015 में हुआ था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो गांवों का एनक्लेव हुआ था ना, जो बंटवारा किया गया था कि भाई भारत को इतना हिस्सा मिलेगा, बांग्लादेश को इतना मिलेगा, तो ये वाला था। फिर 101 संवैधानिक संशोधन की बात करें जो 2016 में आया था, जिसके द्वारा GST को इंक्लूड किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और 102वें संवैधानिक संशोधन जो कि आपका 2018 में आता है, और इससे OBC कमीशन के लिए संवैधानिक आयोग बनाया गया, और आर्टिकल 338 में बी पार्ट जोड़ दिया गया, अर्थात 338 बी जोड़ के इसको OBC कमीशन को संवैधानिक बॉडी बना दिया गया। बाकी 103 मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 की शहरी जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है? तो आप देखोगे ग्रामीण स्तर पे 947 है और शहरी स्तर पे 929 है। और अगर पूरे नेशनल लेवल पर अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं, तो आपका आंसर होगा 943। तो 943 तो पूरा लिंगानुपात हो गया, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण और शहरी अलग अलग करके पूछा गया। तो ग्रामीण में हो जाएगा 947 और शहरों में हो जाएगा 929। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि अगर आप देखोगे चंद्रमा को धारण करने की वजह से उनको चंद्रशेखर भी कहते हैं, कैलाश पर अपना निवास स्थान बनाने की वजह से उन्हें कैलाशी भी कहते हैं, गले में उनके नीला होने की वजह से, जो विष पीने की वजह से नीलकंठ भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे रुद्र इनका नाम ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्राचीन स्थल हैं और उनकी पुरातत्वीय खोज है। जैसे लोथल की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ये गोदीबाड़ा में स्थित यानी डॉकयार्ड, जो कि बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, और ये गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिला था। आपका लोथल और रंगपुर दोनों ही गुजरात के खंभात की खाड़ी में। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यहाँ पे बृहद स्नानागार या कुएं मिले थे यहाँ पे बड़े स्तर के। चन्हूदड़ो की बात करेंगे तो यहाँ से वक्राकार ईंटें देखने को मिलती हैं, और सुरकोटदा की बात करेंगे तो यहाँ से घोड़ों की अस्थियां देखने को मिली। हालांकि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यतावासी घोड़े से परिचित नहीं थे, परंतु फिर भी यहाँ पे घोड़े की अस्थियां उनके काल में मिली हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 होगा। यहाँ पे आप देखोगे कुछ बीमारियां हैं या कुछ जो है कि उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स है। जैसे ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो सामान्यतः ल्यूकेमिया में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल की अधिकता होने लगती है, यानी अचानक से उसकी जो संख्या होती है वो बढ़ने लगती है, और इसी के माध्यम से ल्यूकेमिया कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बेरी बेरी की बात करेंगे जो विटामिन बी की कमी से होता है, तो यहाँ पे भावनात्मक असंतुलन इसका हो जाता है। हाइपॉक्सिया की बात करेंगे तो ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता में कमी हो जाती है। इसका सीधा आप जोड़ सकते हो सुपोषण वाले से। सुपोषण वाले में क्या होता है, जब बीओडी की मांग बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, अर्थात समुद्र के अंदर अगर आप लोग कचरा वगैरह ज्यादा फेंकते हो, प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह, डिब्बे, ऑयल स्पिल्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम से समुद्री जो इकोसिस्टम है वो डैमेज होने लगता है, अर्थात उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसको विघटित करने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो मछलियां मरने लगती हैं, जिसको हम हाइपॉक्सिया कहते हैं। तो सामान्य भाषा में कहें तो ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक। और रिकेट्स क्या होता है दोस्तों, तो धनुषाकार पैर का मतलब क्या हो गया, पैर में विकलांगता आना यानी सूखापन होना। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र के
यंत्र प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस पे अगर आप देखोगे तो ऑरिस्कोस्कोप होता है, गैस्ट्रोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप। ये तीनों ही आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित होता है, क्योंकि इनके माध्यम से हम शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अवलोकन कर पाते हैं। जैसे आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट से आपके बॉडी के अंदर कोई पतले से जो तार होते हैं, फाइबर तार जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से, उसमें कैमरा लगा होता है, उसके माध्यम से आपके शरीर की आंतरिक संरचनाओं को देखते हैं कि हार्ट की क्या बीमारी हो रही है, पेट में क्या दिक्कत हो रही है, आंतों में क्या दिक्कत हो रही है, कूल्हे में क्या दिक्कत है और लीवर में क्या दिक्कत है। तो इन सभी चीजों की जांच की जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन यहां पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे ग्वाइटर, जिसको हम लोग गला घोंटू या घेंगा रोग भी कहते हैं। ये तो रटा हुआ होगा आपको कि आयोडीन की कमी से हो जाता है ये। नेक्स्ट है, कांग्रेस के द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार करने और भारत विभाजन पर किसने कहा था कि भारत विभाजन अनिवार्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर ही इसे स्वीकार किया। तो ये एक आरोप लगाया गया है। अबुल कलाम आजाद जी ने इस तरीके का स्टेटमेंट यूज किया और इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने इस बात को कहा था। इंडिया विंस फ्रीडम में इन्होंने इस स्टेटमेंट को यूज किया। जबकि इसी तरीके से विभाजन के संदर्भ में खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो भारत का विभाजन था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की देन मानी थी। इन दोनों की वजह से ही भारत का विभाजन हुआ। हालांकि यहाँ पे जो आंसर मैंने बताया अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम में इन्होंने कहा। अगला प्रश्न है आपका 22, परतदार चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है उस पर विचार कीजिए। देखिए, परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये परतों के रूप में निक्षेपित होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। तो इनके बीच में प्लांट के, जीव जंतुओं के, ह्यूमन बॉडीज के जीवाश्म पाए जाते हैं जो सड़ गल चुके होते हैं। इन सेलों में परतें पाई जाती हैं, बिल्कुल भाई, एक परत आपकी तैयार हो गई, फिर इसके ऊपर परत, फिर इसके ऊपर परत, तो ये होता है। लेकिन ये सेलें रवेदार नहीं होती दोस्तों। सेल जो रवेदार होती है उसको हम आग्नेय सेल के रूप में कहते हैं। और तपस्या नोट्स के अंतर्गत मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन चीजों को अच्छे से कवर किया, तो आप वहां पे इसको देख भी सकते हो। परतदार चट्टानों में खनिज तेल और कोयले जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो ह्यूमन के जीवाश्म होते, जीव जंतु के, प्लांट के, यही जब हजारों करोड़ों वर्षों सड़ गल के एकदम कोयले के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो इसीलिए तीसरा ऑप्शन हटा दो, 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पनामा नहर के बारे में। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब मैं मतलब वर्ल्ड मैपिंग आपको पढ़ा रहा था तो मैंने एटलस में बताया भी था कि किस प्रकार से पनामा नहर की बन जाने की वजह से अटलांटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच में दूरी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि कैरेबियन सी क्या करता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर देता है। तो यह कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही। और यह नहर 1914 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इस पे 1 जनवरी 2000 में इसे पनामा पर नियंत्रण स्थापित हो गया, क्योंकि 1914 में जब ये बनकर तैयार हुई तो लगभग 86 वर्षों तक, लगभग 86 या 85 वर्षों तक मान लो, इस समय तक यूएसए का ही इस पे कंट्रोल चलता रहा। और अब जाके फाइनली 1 जनवरी सन 2000 में पनामा का इस पे कंट्रोल हुआ। तो यहां पर आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है और ये मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र है जिनके बारे में स्थिति पूछी जा रही है। जैसे अगर मैं बुनाई की बात करूं तो बुनाई आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। हालांकि मैग्नीज के और भी क्षेत्र हैं ओडिशा में, जिनको अगर मैं कहूं कि कालाहांडी आपने नाम सुना होगा, ये भी मैग्नीज के लिए फेमस है ओडिशा में। और केंदुझर करके एक नाम सुना होगा आपने, ये भी आपके ओडिशा में फेमस है मैग्नीज के लिए। जमर पानी की बात करूं तो जमर पानी आपका एमपी में हो जाएगा। संदूर पहाड़ी की बात करेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा। और राधानंदपुरम की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो इस तरीके से सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 की बात करें, कौन सी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। तो देखिए, अगर आप देखोगे इसमें सरस्वती नदी भी है, सुकरी नदी भी है, जवाई नदी भी है। ये तीनों ही लूनी नदी की सहायक नदी हैं, परंतु इसमें सुलेरी नहीं है, क्योंकि सुलेरी दोस्तों खुद जवाई नदी की सहायक बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे 1, 3, 4 सही होगा, दूसरा हटा दीजिए। हालांकि अगर मैं लूनी नदी के बारे में बताना चाहूँ आपको तो ये अरावली पे एक नागा पहाड़ी होती है। क्या होती है? अरावली पे एक नागा पहाड़ी होती है, वहीं से इसका उद्गम होता है राजस्थान में और कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। ये महासागर तक भी नहीं पहुंचती है, ये कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ झीलें हैं, उनका भी मिलान करवा देते हैं। जैसे कैसे होगा मिलान?
तो अगर आप इसका मिलान करोगे तो बिलांदुर झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बिलांदुर आपको कर्नाटक में मिलेगी। सस्ताम कोट्टा झील, इसको आपने पढ़ा भी होगा, केरल में। और हिमायत सागर झील, ये आपको तेलंगाना में मिलेगी। और सोंगमो झील की बात करें तो ये आपको चीन में मिलेगी, सॉरी सिक्किम में मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 27 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संगठन और जिला, जैसे सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आम पर अनुसंधान करने के लिए लखनऊ सही है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली सही है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, आज ही मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि निफ्ट की एक संस्थान स्थापित की जाएगी 150 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी में। और ऑलरेडी एक संस्थान पहले से यूपी में चल रही है जिसका नाम है रायबरेली। और निफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। तो ये गाजियाबाद वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, तो ये कानपुर हो जाएगा। तो सी वाला गलत हो गया। और क्या क्या इसका सही होगा वो भी मैंने बता दिया। अगले प्रश्न पे आ जाइए 28। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, लोपनूर झील की बात अगर मैं करूं तो लोपनूर दोस्तों आपके रूस में नहीं है, ये आपके चीन में स्थित है। जबकि आमूर नदी रूस और चीन की सीमा पे है। डेन्यूब नदी काला सागर में है। यूकान नदी अलास्का में है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। और इस द्वीप समूह पे स्पेन का एकाधिकार है, यानी स्पेन का कब्जा अभी भी इस पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो देखिए, चोल ने कर ली थी, चेर ने कर ली थी, लेकिन पांड्य राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और ना ही अलाउद्दीन को कोई कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है भैया? हॉर्न अंतरीप की बात करेंगे तो अर्जेंटीना में मिलेगा। कमोरिन अंतरीप की बात करेंगे, केप कमोरिन, तो भारत में हो जाएगा। गुड होप अंतरीप की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन यार्क अंतरीप दोस्तों अंटार्कटिका में नहीं है, ये जो आपको देखने को मिलता है ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि कौन सा एक सुमेलित, यहां पर भी पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। और इस चीज को जरा ध्यान से देख लिया करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। कई बार होता है आप लोग जल्दीबाजी करते हो और यही नहीं देखते हो कि क्वेश्चन में सही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ पे बंदरगाह पूछ रहा है, जैसे रॉटरडम बंदरगाह जो कि नीदरलैंड के अंतर्गत आता है, राइन नदी के तट पर है। और इगारका की बात करेंगे चाइना में आता है। मॉन्टेविडियो की बात करेंगे तो ये आप इगारका दोस्तों चाइना में नहीं आएगा, इगारका आपके रूस में होता है। ठीक है, इगारका कहाँ रहेगी? रूस में है। मॉन्टेविडियो आपका उरुग्वे और जकार्ता आपका इंडोनेशिया। तो बी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 33। पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली शारदा नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्गम मिलाप ग्लेशियर से होता है, यानी मिलाम ग्लेशियर से होता है। और यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। और यह काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 1, 2, तीनों ही सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के अंतर्राष्ट्रीय मानक से संबंधित है? तो बेसल मानक होता है, जिसको मैंने पढ़ाया भी आपको कि जो बेसल मानक होता है, जो वर्तमान में क्या है, बेसल मानक 3rd की बात रखी जा रही है। और ये स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है। किसका? स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह कोशिश की जाती है कि बैंकों पे नियंत्रण किया जाए प्रत्येक केंद्रीय बैंकों के द्वारा, और जिससे वैश्विक स्तर की वित्तीय स्थिरता बनी रहे। अगला प्रश्न है आपका, उपर्युक्त राज्यों में से किसका या किनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से अधिक है? तो पहले आपको राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943 है 1000 पर, यानी 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। आप देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का, अगर आप देखो झारखंड का तो 949 हो गया। छत्तीसगढ़ का देखोगे तो 991 हो गया। पश्चिम बंगाल का देखोगे तो 950, जबकि गुजरात का 943 से भी कम होता है। इसीलिए 1, 2, 3 ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है और लेकिन साथ ही इन जीव जंतुओं के या जीव जातियों के अस्तित्व पर भी निरंतर संकट बना रहता है, उसे क्या कहेंगे? हॉट स्पॉट कहेंगे। और ऐसे क्षेत्र हमारे भारत के अंतर्गत 4 पाए जाते हैं। एक तो आपका हिमालय हो जाएगा। अगर हिमालय में भी पूछा जाए कि पूर्वी या पश्चिमी, तो पूर्वी हिमालय आपको बताना जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों वाला है, पश्चिमी हिमालय नहीं है। ठीक, और पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट हो जाएगा। तीसरा आपका इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा। चौथा आपका सुंडालैंड हो जाएगा, जिसमें निकोबार द्वीप समूह भी शामिल होता है। तो 4 हॉट स्पॉट हमारे यहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिलाओं का अगर हम बंध्याकरण कर रहे हैं, यानी कि महिलाओं की जो नसबंदी करते हैं, उसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्योंकि फिलोपियन ट्यूब जो होती है महिलाओं के अंदर, जहां पे निषेचन होता है, जाइगोट बनता है स्पर्म के साथ
अंडाणु का। तो इसीलिए ट्यूबेक्टोमी का अगर ऑपरेशन कर दिया जाता है, नसबंदी कर दी जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, यानी जाइगोट नहीं बनेगा। ये हो गया। रंग वर्णांधता की बात करेंगे, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो ये आपका डाल्टोनिज्म की वजह से होता है और देखा जाए तो ये एक जेनेटिक बीमारी है। लेकिन प्रोटीन बनाने की जो प्रारंभिक प्रक्रिया, ये ट्रांसलेशन में नहीं होती बल्कि अंतिम प्रक्रिया होती है, जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए होता है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है और जो कि एक अंतिम प्रक्रिया होती है। व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होना डाउन सिंड्रोम की बात होती है, और अगर 45 है तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, जो महिलाओं में होती है। तो डाउन सिंड्रोम व्यक्तियों में होता है और मतलब 47 गुणसूत्र हैं, अगर 45 है तो टर्नर सिंड्रोम कहलाएगा। तो बी आपका सी वाला गलत हो गया। अगला प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड एंड नोवा स्कोशिया के मध्य कौन सी खाड़ी है? याद करो, नॉर्थ अमेरिका में जब मैंने कनाडा और यूएसए के बीच में खाड़ी बताई थी, जिसका नाम था सेंट लॉरेंस खाड़ी, सेंट लॉरेंस खाड़ी, और यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी भी एक निकलती है। याद आ रहा है? मैपिंग में मैंने आपको पढ़ाया था। चलो, बैफिन की अगर मैं बात करूं, बैफिन की खाड़ी आपको मैंने बताई थी, फ्रांस और स्पेन के मध्य देखने को मिलती है। हडसन की खाड़ी भी याद आ रही होगी, जरा याद कर लो। कनाडा में आपको मैंने बताया था ना, हडसन बे करके एक बताया था, जेम्स वे, उंगवा प्रायद्वीप, तो वहां पे होगा। और मैक्सिको की खाड़ी आपको कैरिबियन सी के पास देखने को मिलेगी, जो कि मैक्सिको और साउथ अमेरिका के बीच देखने को मिलेगी। तो ये पूरी चीजें मैंने वहां पे पढ़ाई थी। अगर नहीं देखा है तो एटलस की मैपिंग देख लो, नहीं तो बाद में फिर पछताओगे तो परेशान हो जाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्या है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन का? भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में है, जबकि दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में है। फिर भी समस्त भारत की उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल, ये बात तो सही है भाई, समस्त भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु। वहीं उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो शीतल पवन होती है, जो कि साइबेरियन पर्वतों से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है, उनको रोक देती है। इसीलिए भारत की मुख्य जलवायु क्या हो जाएगी? मानसूनी या फिर उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाएगी। इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा कि इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह भारत में पाई जाने वाली मृदा में द्वितीय विशालतम मृदा पाई जाती है, यानी कि सेकंड नंबर पे यह आती है, और इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में हुआ है, यह भी सही है। और यह स्वभाव से क्षारीय प्रकृति की होती है। नहीं मेरे दोस्त, इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों, वो अम्लीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे सी वाला गलत हो जाएगा, तीसरा। और इसमें जीवाश्म पदार्थ नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। बिल्कुल, इन सभी चीजों की इसमें कमी पाई जाती है। लेकिन अधिकता किसकी होती है? इसमें चूने की अधिकता होती है। किसकी? चूने की होती है, लोहे की अधिकता होती है, और एल्यूमिनियम की भी अधिकता होती है। और लोहे की अधिकता के कारण ही तो दोस्तों, लोहे के ऑक्साइड होने के कारण ही तो इसका रंग लाल रंग होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म पदार्थ, ह्यूमस की मात्रा कमी होती है, लेकिन लोहे, एल्यूमिनियम, चूने की अधिकता रहती है। तो इस तरीके से आप देखोगे 1, 2, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 अगर हम देखते हैं, कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधाराएं हैं? तो इसमें अगर आप देखोगे कि फॉकलैंड की जलधारा अगर आप देखोगे तो ये ठंडी जलधारा नहीं है। फॉकलैंड की तो है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये दक्षिणी अटलांटिक में ठंडी जलधारा है। और एक आपको बेंगुला की जलधारा मिलेगी, ये भी आपकी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। लेकिन अगर आप देखोगे ब्राजील की धारा और कनारी की जलधारा, हालांकि जो ब्राजील की जलधारा है ये आपकी गर्म जलधारा दक्षिणी अटलांटिक की, लेकिन कनारी की जो जलधारा है जो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की तरफ बहती है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की तरफ, ये आपकी गर्म ठंडी जलधारा है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक की, क्योंकि ये क्या हो रही है? नीचे की ओर आ रही है। तो यहाँ पे 1 और 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 देख लेते हैं। देश है और उसकी राजधानी मिलान करने के लिए दिया हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे, गिनी की राजधानी की बात करेंगे तो क्रोनार्की हो जाएगा, कोमोरोस की राजधानी मोरोनी हो जाएगी, सेनेगल की राजधानी डकार हो जाएगी, और लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो जाएगी। अब देख लेते हैं, एक यहीं पे और छोटे छोटे देश हैं, जैसे टोगो की राजधानी क्या हो जाएगी? लोमे हो जाएगी। और नाइजर इंपॉर्टेंट है, नाइजर की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? नियामी हो जाएगी। नाइजर की राजधानी नियामी हो जाएगी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय लकड़ी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय लकड़ी संगठन अर्थात इंटरनेशनल
ठीक है। ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, बिल्कुल सही। और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है? नहीं, इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा याकोहामा में, जो आपका कहाँ पे होता है? जापान में होता है, याकोहामा। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, और केवल सही पूछ रहा है तो केवल एक हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अधिनियम दिए गए और इनका मिलान करना है प्रावधानों से जो भारत में ब्रिटिश भारत के शासन के दौरान थे। 1853 के अधिनियम से गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, और 1861 के अधिनियम से मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति देकर पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिनको एकीकृत कर लिया गया था। और 1892 के अधिनियम से सदस्यों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। लेकिन 1909 के अधिनियम में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में जाके पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। 1833 में था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियां समाप्त हो गई, अर्थात अब ये केवल मोनोपोली इसकी नहीं रहेगी, कोई भी अन्य कंपनी आके व्यापार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 41 आपका देखने को मिलता है, उत्तर मेरुर अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किससे है या किस एक से है? तो उत्तर मेरुर अभिलेख ये आपके चोलों के स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि चोल का एक सम्राट था जिसका नाम था परांतक, बहुत ही प्रतापी राजा था, और इसके द्वारा इसकी जानकारी मिलती है, मतलब उत्तर मेरुर अभिलेख इसी का है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं कि ओला का संबंध निम्नलिखित में से, या संबंध सामान्यतः निम्नांकित में से किस बादल के साथ होता है? तो कपासी वर्षी जो बादल होते हैं उनसे ही ओला का संबंध होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जनजातियों पर विचार करना है, उपरोक्त जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है, यानी कि एक पत्नी के कई सारे पति होंगे। तो ये आपको जौनसारी पद्धति में देखने को मिलेगा और टोडा में। जौनसारी आपके उत्तर प्रदेश और यूके के अंतर्गत पाई जाती है। जौनसारी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। जबकि टोडा आपको कहाँ मिलेगी? नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलेगी टोडा जनजाति। तो इन दोनों में अभी भी बहुपति की विवाह पद्धति चलती है। अगला प्रश्न है आपका, झील पर्यावरण में जीवी अनुक्रमण के साथ साथ पादपों और जंतुओं की अगर संख्या और विविधता बढ़ती है तो उससे क्या होगा? विविधता बढ़ती जाती है, मतलब कि संख्या और विविधता बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक प्रदेश और इसके देश हैं। जैसे अलबामा की बात करेंगे तो यूएसए में है, रूर की बात करेंगे तो जर्मनी में है। और रूर क्या होता है? कोयला से संपन्न क्षेत्र होता है, इसीलिए झारखंड के क्षेत्रों को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। कैंटन की बात करेंगे दोस्तों तो ये जापान में नहीं है बल्कि चीन में आता है। कहाँ पे आता है? चीन में एक छोटा सा एरिया है औद्योगिक प्रदेश, कैंटन जिसे कहते हैं। और दक्षिणी ट्रांसवाल, ये तो भाई ट्रांसवाल अफ्रीका में ही आता है, साउथ अफ्रीका में। खुजली के रोग स्कैबीज का कारण क्या है? तो कवक होता है। कवक की वजह से स्कैबीज यानी कि जो खुजली है, दाद खाज है, गंजापन है, ये सभी कवक की बीमारियां हैं, यानी फंगस जिसे हम कहते हैं ना, फंगस लग गई अर्थात कवक हो गया आपके। अब बात करते हैं एचआईवी की, यानी मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा एड्स रोग हो जाता है। तो किसके द्वारा होता है? रेट्रोवायरस के कारण होता है। रेट्रोवायरस के कारण एचआईवी जो वायरस होता है रेट्रोवायरस, उसकी वजह से एड्स की बीमारी होती है। उपर्युक्त में से कौन सी किरणें प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, तो एक्स किरणें देखने को मिलती हैं और गामा किरणें देखने को मिलती है, जबकि अल्फा और बीटा विद्युत चुंबकीय प्रकृति के रूप में नहीं पाई जाती हैं। तो 1 और 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं, अकबर द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन से सबसे अंतिम था? तो सबसे अंतिम की तो हम बात बाद में करेंगे, पहले काबुल का देख लो, 1581 में जीत लेता है। गुजरात को देख लो, 1572 में जीत के बुलंद दरवाजा बनवाता है। और असीरगढ़ जो कि सबसे लास्ट में होता है 1601, तब तक बूढ़ा भी हो जाता है और 1605 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो असीरगढ़ का किला इसने जीता। अच्छा, कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो काबुल तक जब पहुंची गया तो 1586 में इसने कश्मीर को भी निपटाया और 1591 में इसने सिंध को भी निपटा लिया, अर्थात इन सभी को इसने विजयी कर लिया। और असीरगढ़ की किले को जीतना इसका आखिरी अभियान था। फिर अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानो। इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। बिल्कुल भाई, घाटा कब होगा? जब आपका व्यय ज्यादा है, इनकम कम है और मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक होने लगती है। यानी क्या हो रहा है कि मुद्रा अधिक से अधिक आप व्यय कर रही है सरकार, तभी तो आपका क्या हो जाएगा कि व्यय ज्यादा हो रहा है और आय कम हो रही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? खनिज संसाधन और जिले, जैसे इमारती पत्थर की बात करेंगे तो ये मिर्जापुर में मिलते हैं। यूरेनियम की बात करेंगे तो ललितपुर में भी इसके भंडार हैं। पोटाश लवण की बात करें तो सोनभद्र में। लेकिन दोस्तों मैग्नेसाइट की बात करेंगे तो ये प्रयागराज में नहीं है, बल्कि कहाँ कहाँ पे है? बांदा में भी मिलता है
और वाराणसी में मिलता है। कहां पर मिलता है? बांदा और वाराणसी में। इन दोनों क्षेत्रों में मैग्नेसाइट आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1911 में पारित किए गए राजद्रोह सभा अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना। क्योंकि जब आपने देखा कि बंगाल विभाजन होता है 1905, उसके बाद से स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है 1905 में, और फिर धीरे धीरे आप देखोगे उदारवादी दल कमजोर होता जाता है। उग्रवादी दल 1907 में सूरत अधिवेशन से अलग हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस कमजोर पड़ने लगती है। तो उसी समय जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। जो क्रांतिकारी नेतृत्व करता थे उनकी भूमिका सामने निकल कर आती है। तो अंग्रेजों को लगा कि इन क्रांतिकारियों को दबाना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे शासन की नींव को हिला सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। और इसी वजह से 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम को लाया गया था। अगला प्रश्न आपका आएगा 57। यहां पे भाग 12 के बारे में बात की जा रही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए भाग 12 में भी 4 अध्याय, जिसमें अध्याय 1 में वित्त की बात है, अध्याय 2 में ऋण लेने की बात है, अध्याय 3 की अगर हम बात करेंगे तो इसका सीधा संबंध किससे आएगा? संपत्ति, वाद और क्या होगा? संविदाएं। इन तीनों से संबंधित होता है। जबकि यहां जो ऑप्शन दे रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता होना, ये आर्टिकल नंबर 301 में आता है और भाग संख्या 13 में आता है। किस में आता है? भाग संख्या 13 में आता है। और अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार आता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 300 ए कह दो चाहे 300 कह दो। तो ये हो गया आपका। इतना प्रश्न आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो क्या करना है आपको? लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके से आपने जो इससे पहले 15 टेस्ट पेपर की अगर क्लास नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख लेना। और वीडियो में इसके नीचे मैं एक लिंक लगा दूंगा कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज को रिवीजन करना चाहिए, 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसकी डिटेल मैं आपको लिंक वीडियो के नीचे लगा दूंगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित संशोधनों के द्वारा प्रिवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। तो सामान्य भाषा में कहते हैं इसे प्रिवी पर्स को समाप्त करना, जिसको इंदिरा गांधी जी ने समाप्त किया। 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, 1971 में किया गया था। अच्छा, 28वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1972 में। इसके द्वारा क्या था? जो आईसीएस अधिकारी थे, जिनको आज सिविल सर्विसेज में आईएएस अधिकारी बोलते हैं, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, इन अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और इनके वेतन भत्ते को लेकर जो कानून बनाने की शक्ति थी वो संसद को दे दी गई। तो ये 28वें के द्वारा था। क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 में राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियों का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन है? कि नए राज्यों के गठन, उनके क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश होगा। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति तो जरूरी है। दूसरा, ऐसे अध्यादेश को संस्तुति से पूर्व ही राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य या विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है और विधानमंडल का मत मानने के लिए संसद बाध्य है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है, इसलिए दूसरा गलत है, केवल पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद है और उनके कुछ प्रावधान दिए गए हैं, मिलान करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 106 की बात करें तो ये संसद सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित हो गया। ठीक है। अनुच्छेद 114 की बात करेंगे तो ये विनियोग विधेयक से संबंधित हो गया। अनुच्छेद 117 की बात करेंगे तो ये आपका वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध हो गया। और अनुच्छेद 120 की बात करेंगे तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से संबंधित होता है। तो यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य किन अनुच्छेदों में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह उपवर्गीकरण कर सकते हैं? तो 15(4) और 16(4) इन दोनों को शामिल करते हुए वर्गीकरण किया जा सकता है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनआईए के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, अर्थात राष्ट्रीय अभिकरण मतलब अन्वेषण अभिकरण हो जाएगा। इसकी स्थापना 2008 में नहीं की गई थी, बल्कि इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही। और इसके महानिदेशक की शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्तियों के बराबर यानी डीजीपी के बराबर होती हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों 2009 में की गई थी और एनआईए आपका गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। गृह मंत्रालय के इस समय मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, आपको पूर्व सिफारिश करने की जरूरत नहीं होती संवैधानिक संशोधन लाने से पहले। फिर देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और सहमति न होने पर संयुक्त बैठक की जा सकती है। तो देखो ये दो लाइन तो सही है कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, लेकिन सहमति न होने पर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। न तो धन विधेयक पे कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान है और न ही संविधान संशोधन पे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वह उस पर अपनी अनुमति जरूर दें। वो उसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकते, स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते और ना ही उसे पेंडिंग रख सकते हैं। तो अर्थात ये बाध्यकारी होता है कि वो स्वीकृति देगा। तो 1 सही है, 3 सही है, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहता है 64, चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कहता है, चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में किया था। बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो। यह भी सही है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 21 दिनों के वैध नहीं बल्कि 15 दिनों तक ही वैध रहते हैं। उस दौरान ही किसी न किसी पार्टी को भुना लेना चाहिए और पात्र राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा इस बार चुनावी जो बॉन्ड था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 19(1) के तहत सूचना का जो अधिकार है उसके तहत जनता को ये पता ही नहीं हो रहा था कि कौन व्यक्ति, कौन कंपनी किस पार्टी को दे रहा है, अर्थात चंदा दो धंधा लो, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। और इसी आधार पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो किसका वायलेशन माना? 19(1)A के अंतर्गत जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हाइपोथैलेमस का नहीं है भैया? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने में हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, सही है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण का काम करता है, यह भी सही है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है उसका नाम होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, पीछे वाले मस्तिष्क का भाग होता है। ये शरीर का बैलेंस बनाए होता है। और आप देखोगे कि शरीर के बैलेंस बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि पश्चिम मस्तिष्क से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखिए, अगर हम बात करेंगे कि भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति नहीं होती है, क्योंकि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है, जबकि अनन्य का मतलब होता है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति होना। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर आगे देखते हैं, इसके पास अपने निर्णय के आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है, बिल्कुल आर्टिकल नंबर 137 के तहत है। और यही शक्ति आपको हाई कोर्ट को भी प्राप्त है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, मतलब पॉइंट को। राष्ट्रपति के द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर यह सलाहकारी अधिकारिता रखता है और उसे देने के लिए बाध्यकारी है। देखिए, सलाहकारी अधिकारिता आर्टिकल नंबर 143 में, जिसमें राष्ट्रपति को यह सलाह देता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर संविधान निर्मित होने से पहले के मैटर पे अगर आप पूछ रहे हो तब तो ये बाध्यकारी है, लेकिन संविधान निर्मित होने के बाद अगर आप कोई मैटर पे पूछ रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे बाध्यकारी नहीं है। तो चौथा भी गलत है, दूसरा गलत है। और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब हो गया बी ऑप्शन कि 2 और 4 दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है इंटरफेरॉन। जनरली क्या होता है कि जब आपको किसी वायरस के द्वारा संक्रमित किया जाता है आपकी बॉडी को, या आप बॉडी में जो है कि वायरल फीवर होता है, कुछ भी होता है, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन सीक्रेट होता है, मतलब उसका श्रावण होता है। और वो क्या करता है, इन वायरस से लड़ने में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे आपको जल्दी ठीक करता है। तो इंटरफेरॉन के बारे में ही प्रश्न पूछा जा रहा है। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन है जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, इसकी खोज आइजैक्स एंड लिंडेनमान ने 1957 में की थी, यह भी सही है। और अब इंटरफेरॉन का उत्पादन ई कोली, खमीर और स्तनपायी कोशिका कल्चरों से किया जाता है, अर्थात कि रिकॉम्बिनेंट
जी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा किया था, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 68। यहां पर देखो कि यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है तो कार अचानक बाईं ओर घूमती है तो व्यक्ति को दाईं ओर की तरफ झटका लगता है, और यह झटका किसके कारण लगता है? तो ये आपके अपकेंद्री बल के कारण लगता है, जिससे क्या होता है, संतुलन की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे महाजनपद क्षेत्र और उनके वर्तमान क्षेत्र। जैसे अंग की बात करेंगे तो वर्तमान में भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र आता है, और चेदी की बात करेंगे तो बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, अवंती की बात करेंगे तो मालवा का क्षेत्र आता है। परंतु दोस्तों पंचाल में आधुनिक दिल्ली का क्षेत्र नहीं आता, बल्कि रुहेलखंड के अंतर्गत जो बरेली, बदायूं, कन्नौज, कन्नौज तो नहीं आएगा, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, ये सब जो क्षेत्र थे ये पांचाल के अंतर्गत आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका परम शून्य तापमान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है, केल्विन स्केल पर यह 0 डिग्री केल्विन होता है, और सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, और सभी कथन सत्य हैं। तो अर्थात डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है? तो सूचना के अधिकार से संबंधित है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो लेडेन और रस्किन ने किया था अंग्रेजी अनुवाद। अगला प्रश्न है, किस आयोग के द्वारा यह सिफारिश की गई कि राज्यपाल एक गैर दलीय व्यक्ति होना चाहिए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में एक लंबा अनुभव होना चाहिए? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह रिपोर्ट की थी। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो इसको कहेंगे हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर कह देंगे। फिर और आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक संस्था का उद्देश्य निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए बिना सरकार की गारंटी के सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये आईएफसी हो जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और ये वर्ल्ड बैंक का ही एक सदस्य है। जैसे वर्ल्ड बैंक में 5 सदस्य होते हैं ना, 5 ग्रुप होते हैं, उसी के अंतर्गत यह भी इसमें संघ है, यानी अंग मान लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी की नगरीय संकुलों में निवास करता है? तो 70.2%। अब प्रथम श्रेणी के नगर संकुल किसे कहते हैं? जहां पर 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या रहती है उनको हम नगर संकुल कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, उपरोक्त सागरों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए। तो देखिए सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा क्या? साउथ चाइना, मतलब पूर्वी चाइना सी, यानी ईस्ट चाइना सागर, फिर उसके ऊपर येलो सी, फिर उसके ऊपर आपको जापान सागर, और सबसे ऊपर आपको बेरिंग सागर देखने को मिलेगा। अर्थात 4 3 1 2 वर्ल्ड मैपिंग में मैंने ये कराया था एशिया के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो हंटर कमेटी गठित की गई थी उसमें कौन सदस्य नहीं था? तो पहले तो आपको इसका गठन पता होना चाहिए। इसका गठन 1 अक्टूबर 1999 को किया, 1919 को, और इसमें चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण जी इसमें शामिल हुए थे, जबकि महात्मा गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस के द्वारा जो गठित कमेटी थी उसमें शामिल हुए थे महात्मा गांधी जी। और ये सभी लोग किसमें शामिल हुए थे? अंग्रेजों के द्वारा जो गठित कमेटी थी उसमें, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय, और यही 3 भारतीय इसमें शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 79। यहाँ पे उत्सर्जी अंग है और प्रमुख कार्य है कि किसका किसका क्या कार्य होता है। जैसे वृक्क की बात करेंगे, किडनी की, तो ये आपके नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ और तथा टॉक्सिस को बाहर करता है। यकृत की बात करेंगे तो अमोनिया को यूरिया में बदलती है। फेफड़े की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालती है। और त्वचा की बात करेंगे तो जल खनिज लवण को शरीर से बाहर निकालता है, पसीने के रूप में निकालता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 होगा, ऑक्सी श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है जिसमें ग्लूकोज का अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल का अणु बनाता है। तो यदि इस क्रिया में ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होंगे तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु बढ़ेंगे? क्योंकि 2 गुना बनता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही। और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। तो भाई भूमध्य रेखा पे क्या है? त्रिज्या ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। ध्रुवों पे पृथ्वी की त्रिज्या कम होती, तो इसलिए वहां पे त्वरण का मान ज्यादा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है यौगिक है और उसके उपयोग। जैसे अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो बर्तन पे कलई करने का काम करते हैं, यानी इस पे जो है कि बर्तन चिपकता नहीं है। और फास्फीन की बात करेंगे तो रासायनिक हथियार के रूप में इसका प्रयोग होता है। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। और ऑरिक क्लोराइड की बात करेंगे तो सर्प विषरोधी इंजेक्शन का काम होता है इससे।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो देखिए क्यूप्राइट जिंक का अयस्क नहीं है, क्योंकि ये आपका कॉपर यानी तांबे का अयस्क है। बाकी कैलोमल, जिंकाइट, कैलामीन ये सभी के सभी जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट है आपका, क्यूडेंगा टीका वैक्सीन के बारे में पूछा जा रहा है, जिसका नाम क्या, TAK003 करके इसका नाम दिया गया है। क्यूडेंगा वैक्सीन डेंगू के लिए जारी दूसरी वैक्सीन है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में मंजूरी दी है। बिल्कुल सही। और इस वैक्सीन को जापानी फार्मास्यूटिकल टॉकेज द्वारा निर्मित किया गया है। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद देखते हैं, इसका उपयोग 6 से 16 वर्ष के बच्चों पर किया जाएगा, यह भी सही है। और इसकी दोनों डोज, अगर आप 2 डोज लेते हो तो 4 प्रकार के जो डेंगू वायरस होते हैं उनसे सुरक्षा मिल जाएगी। तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के द्वारा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित जो प्रवाह है, ये क्या होता है? ये प्रवाह एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आपके, गांधी एक राजनीतिक अध्ययन, यानी कि गांधी है ना पॉलिटेक मतलब कि पॉलिटिकल स्टडी की बात करेंगे तो ये पुस्तक लिखी गई थी JB कृपलानी जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपके, यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी जी के जो नैतिक और राजनीतिक विचार हैं उन पर किन पुस्तकों और दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा है। जैसे अनटू दिस लास्ट की बात करेंगे, जो जॉन रस्किन ने लिखी थी, इससे उन्होंने शारीरिक श्रम का आदर करने की बात ली थी। थोरो से उन्होंने सविनावज्ञा की प्रेरणा ली थी। टॉलस्टॉय से उन्होंने नैतिक अराजकतावाद का सिद्धांत दिया था। लेकिन सरमन ऑन द माउंट, ये इस पुस्तक से इन्होंने शत्रु को भी प्यार करना सीखा था, जबकि अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा ईसा मसीह के वाक्यों से ली थी, ईसा मसीह के स्टेटमेंट से ली थी। अगला प्रश्न है आपका, अवध के नवाबों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1784 में नवाब आसफउद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया, बिल्कुल सही। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नवाब गजीउद्दीन हैदर अली खां को बादशाह की उपाधि दी थी, यह भी सही है। नवाब वजीर अली को अंग्रेजों ने राजा की उपाधि दी थी, नहीं, तो नवाब वजीर अली को नहीं दी थी, बल्कि सादत अली खां को दी थी। किसको दी थी? सादत अली खां को, और वो भी 1819 में जो बने थे उनको राजा की उपाधि दी थी। और सादत अली खां ने अंग्रेजों से सहायक संधि भी की थी, यह भी सही है। तो आपका सी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी द्वारा प्रारंभ में विभिन्न किलों को जीता गया था। किसको किसको? सिंहगढ़, राजगढ़, कोंडाना और पुरंदर, ये चारों प्रकार के इन्होंने किलों को जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 90 को अगर हम देखते हैं, यहां पर प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो देखिए 1868 में नहीं थी, बल्कि 1867 में थी। संस्थापक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1867 होना चाहिए। नेक्स्ट है, महादेव गोविंद रानाडे जी ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यह भी सही है। यहाँ पर दूसरा तो सही हो जाएगा, पहला वाला गलत होगा, क्योंकि 1867 होना चाहिए था। अब यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्न पूर्व पाषाणकालीन जो उपकरण हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर देखोगे कि चॉपर की बात करेंगे, तो चॉपर होता है बड़े आकार वाला उपकरण जिसके ऊपर एक ही फलक निकालकर धार बनाई जाती है। और चॉपिंग की बात होती है जो बड़े आकार वाले उपकरण जिनके ऊपर 2 किनारों को छीलकर उसमें धार बनाई जाती है। तो ये दोनों ही आपस में अपोजिट मिलान किए गए थे। जबकि पेबुल आपका सही है कि पत्थर के वे उपकरण जिनके किनारे पानी के बहाव के रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, इसे पेबुल कहा जाता है। तो दूसरा वाला ही केवल सही है, पहला और तीसरा गलत हो गया, क्योंकि अपोजिट मिलान किए गए हैं। अशोक के निम्नलिखित में से किन स्तंभ लेखों में उसके धम्म के बारे में जानकारी मिलती है? तो दूसरे और 7वें मिलती है। पाल वंश के शासक धर्मपाल के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये पाल वंश का दूसरा शासक था, बिल्कुल, क्योंकि इसके पिता जो गोपाल थे वो इसके संस्थापक थे। पहले धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां पे वत्सराज द्वारा मनोनीत शासक इंद्रायुध को पराजित किया, यह भी सही है। और गुजराती कवि सोढियल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी, यह भी सही है। लेकिन एक गलती है, धर्मपाल ने नालंदा और सोमपुरी में बौद्ध विहारों की स्थापना नहीं कराई थी, बल्कि उसने सोमपुरी और विक्रमशिला में कराई थी। जबकि नालंदा में किसने कराई थी? उसके पिता गोपाल ने कराई थी। यहाँ पे धर्मपाल नहीं था, तो डी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा आपका 94। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाइए भैया। तो ये आपके नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा यमुना नदी के तट पर स्थित है? कालपी, इटावा, कौसाम्बी। लेकिन कन्नौज किसके तट पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि यही कन्नौज में ही रामगंगा गंगा नदी से मिल जाती है। तो 1, 2, 3 केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पादप तथा जीवों की विविध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व गारो पहाड़ी पर स्थित है? नोकरेक, जो कि मेघालय के अंतर्गत आता है। काजीरंगा कहाँ पे? असम में है। नामदफा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट आपका कौन सा एक सही सुमेलित है, जैसे समुद्री यात्री और देश। वास्को डिगामा आपका दोस्तों कहां से आया था, पुर्तगाल से आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां से आया था, ये स्पेन से आया था। और कैप्टन कुक की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन से आए थे। और तस्मान आपके कहां से आए थे, तो हॉलैंड से आए थे। तो केवल सी वाला सही, बाकी सभी मिलान गलत दिए हुए हैं। 98 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्डिक देश के समूह में शामिल नहीं है। तो देखिए आइसलैंड भी आता है, फिनलैंड भी आता है, डेनमार्क भी आता है, लेकिन नीदरलैंड इसके अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिमी तट के समानांतर अवस्थित है, यानी कुछ इस तरीके से जो है कि अगर ये आपका पश्चिमी तट पश्चिमी घाट है तो यहां पर इसके समानांतर ये रोड चलती है, तो इसको कहेंगे नेशनल हाईवे। कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग 17। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। यहां पर पूछ रहा है साक्षरता के अनुसार उपर्युक्त जिलों का सही क्रम बताइए घटते हुए। तो 1 2 3 4, सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, उससे कम कानपुर नगर, उससे कम औरैया और उससे कम इटावा। फिर यहाँ पे जनजातियां हैं और देश है जो कहाँ कहाँ मिलती है, जैसे एकरा की बात करेंगे तो ब्राजील हो जाएगा, पुनन की बात करेंगे तो बोर्नियो हो जाएगा, माओरी की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड, और क्रैकर की बात करेंगे तो जॉर्जिया, अर्थात 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 102 है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापन का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो रेडियो सोडियम के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन गलत है भाई, बिना संसद की सदस्यता के कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, कोई भी बन सकता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर के लिए यह प्रोविजन काम ही नहीं करता है। बाकी यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने द्वारका की विजय की थी, बिल्कुल। और इस क्षेत्र में रहने वाले जो समुद्री डाकू थे इस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूटा करते थे, और इसीलिए उन हज यात्रियों को कोई समस्या ना हो इसलिए महमूद बेगड़ा ने द्वारका को अपने अधीन कर लिया और फिर इन समुद्री डाकू का खात्मा कर दिया। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। गोलकुंडा राज्य के संबंध में बात करेंगे। गोलकुंडा का अंतिम सुल्तान सिकंदर अली कुतुब शाह था, नहीं, अंतिम जो सुल्तान था उसका नाम था क्या, अबुल हसन कुतुब शाह। और ये बहुत ही अयोग्य और विलासिता प्रिय था, विलासिता में डूबा रहता था, और इसी वजह से फिर औरंगजेब ने मौका देखते 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में भी मिला लिया। तो केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न है 106 नंबर पे। अकबर द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का नहीं था, कौन सा नहीं था भैया, तो देखिए मुहर, बिनसात, आत्मा, ये संसब, इलाही, जैसे संसब भी आपने सुना होगा, संसब हो गया, इलाही, ये सभी अकबर ने सोने के सिक्के बनाए थे। जबकि चंदन की बात करें तो ये आपके चांदी का सिक्का था। किसका था, चांदी का सिक्का था। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, अर्थात लगभग कितनी किलोमीटर की दूरी है, 594 किलोमीटर की। यह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से नहीं दोस्तों, बल्कि 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें मेरठ से प्रयागराज को जोड़ा जा रहा है, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ा जा रहा है। इस दौरान ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, तो पश्चिम से पूरब को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इसके द्वारा। और इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में पड़ेगी, और इस एक्सप्रेसवे पे 5 औद्योगिक कॉरिडोर भी डेवलप किए जाएंगे। साथ ही साथ ये आप देखोगे 6 लेन का जो है कि एक हाईवे है, तो यहाँ पे 11 नहीं बल्कि 12 जिले होने चाहिए, तो दूसरा हटा दोगे तो 1 3 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी जिसके अंतर्गत 6 जिले ही केवल शामिल हैं, तो ये हो जाएंगे 3, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और मेरठ मंडल। इनके अंतर्गत 3 मतलब 6 जिले आते हैं, बाकी सभी में किसी में 5 किसी में 4 ऐसे जिले आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे 7 जून 2024 को आरबीआई के द्वारा बैंकिंग दरों को जारी किया गया, जिसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। रेपो दर उन्होंने बताया 6.50, रिवर्स रेपो रेट उन्होंने 3.50 नहीं बल्कि 3.35% बताया था। बैंक दर 6.75 और नगद आरक्षण अनुपात 4.50 यानी कि सीआरआर जिसको हम लोग बोलते हैं। और एसएलआर की अगर हम बात करेंगे तो इस समय 18% इस समय एसएलआर भी है। तो आपका कौन सा गलत हो गया, रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 1110, बजट 2024-25 में पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। और इसके अंतर्गत 5 राज्य जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। तो 111 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 111 का सी, दोनों ही सही है, सॉरी 110 का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई, सही है। इस योजना के तहत सोलर पैनल की लागत का 40% तक सब्सिडी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति माह बिजली उपलब्ध कराना, और 2024-25 के अनुसार अब तक इस योजना के तहत 1.28 करोड़ पंजीकरण हो चुके हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पे, कौन सा एक मूल मात्रक है? तो ये हो जाएगा मूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अरावली पर्वत की बात करेंगे तो पूर्व कैम्ब्रियन युग की है, लेकिन पश्चिमी घाट आपके कैलिडोनियन युग की नहीं है बल्कि अल्पाइन पर्वतों के निर्माण के समय की है। सतपुड़ा आपकी हर्सिनियन युग की है और शिवालिक आपके अल्पाइन युगीन है। नेक्स्ट आप देखोगे 114 में, दक्षिण अमेरिका का वह एकमात्र देश जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में शामिल नहीं होता है। तो यहां पर देखोगे उरुग्वे। उरुग्वे कहां पे होता है? अगर आप देखोगे इसे तो ये मकर रेखा के पास मिलता है। कहां पे मिलेगा? मकर रेखा के पास, जबकि ये मकर रेखा नहीं दोस्तों, मकर रेखा से भी नीचे मिलेगा ये तो, ठीक है। उरुग्वे मकर रेखा से भी नीचे होगा। अगला प्रश्न कौन सा सही सुमेलित है? देखिए तेल शोधन कारखाने की बात करें तो अजरबैजान की राजधानी बाकू सही है। हीरा खनन की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में किम्बरले की खान है। कटलरी उद्योग, कटलरी उद्योग के लिए फेमस है आपका यूके का क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं शेफील्ड, ठीक है। और ऊनी वस्त्र के लिए ब्रेडफोर्ड, ये तो आपका फेमस है। अच्छा प्लाईमाउथ कहां पे है? ये यूएसए का एक क्षेत्र है जहां पे जलयान उद्योग को डेवलप किया जा रहा है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे हम कहते हैं एसएलआर, एसएलआर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकायों में सम्मिलित है? तो नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद, ये सभी के सभी गैर संवैधानिक है, यानी इसका निर्माण सरकार ने अपनी सुविधानुसार किया है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, केस नली में कोई द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा यह उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे? तो देखिए समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों ही शब्द प्रयोग नहीं किए गए थे, अर्थात 1, 2, 3, क्योंकि इनको बाद में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 120 पे देख लेते हैं। मार्सेलीज, एंगस, आर्लिन्स और नांसी ये प्रमुख नगर हैं। कहाँ के हैं ये सभी प्रमुख नगर आपके फ्रांस के हैं। फिर नेक्स्ट है आइची लक्ष्य। आइची लक्ष्य किससे संबंधित है? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, जो जापान में स्वीकृत किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा टैगा वनीय बायोम की विशेषता है? टैगा वनीय बायोम की विशेषता, यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक बायोम है और इस बायोम में सबसे अधिक मुलायम लकड़ियां प्राप्त होती हैं और यह शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता होती है, अर्थात डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। ये मैंने क्लाइमेटिक जोन वाले चैप्टर में पढ़ाया आपको, तपस्या नोट्स के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी में। निम्नलिखित में से प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण क्या होगा? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में चार शीर्ष बाजरा उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है? तो भाई बाजरा में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के प्रचलित रूप है? तो मुद्रा के प्रचलित रूप आपके चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, सभी के सभी मुद्रा के प्रचलित रूप हैं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 की। तो यहाँ आप देखोगे 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का गठन किया गया। 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के साथ मिलाकर इसको NSO, नेशनल सांख्यिकी कार्यालय का नाम दिया गया, बिल्कुल सही है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं, यह भी सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया, इसमें से कौन सी एक नहीं है? तो मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था दोस्तों, याद होगा, अभी मुश्किल से 3 दिन पहले ही मैंने ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया था घटनासार में। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने, और सुहृदय लोकलेचन आनंद वर्धन, इसमें भगवत गीता शामिल नहीं है। तो ए बी मतलब ए सी डी था लेकिन बी नहीं था। नेक्स्ट है आपका, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने वन अग्नि को रोकने के लिए पेरुल लाओ पैसे पाओ? ये उत्तराखंड सरकार ने किया था। और ये क्या होता है? चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो सूख जाने पे आग लगने का जो है कि ज्यादा जोखिम उठाती है, इसलिए इसको पेरुल के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके उत्तराखंड के जो पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री, उन्होंने शुरू किया। अगला है आपका, मई 2024 में दूरदर्शन चैनल डीडी किसान द्वारा भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम के पहले एआई एंकर पेश किया? यह भी बताया था मैंने, ये कृषि होगा और भूमि दोनों हो जाएंगे, 1 और 2। हालांकि डीडी किसान चैनल 2015 में मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया और ये इस बार अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तभी इन्होंने इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न हो जाएगा, मई 2024 में किस संघ या संगठन ने 6 देशों ने रूस के विरुद्ध एक ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो ये जो 6 देश होंगे ये आपको नाटो के देखने को मिलेंगे।
मई 2024 के वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट के अंतर्गत विश्व का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को घोषित किया गया यूएसए के अंतर्गत। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो वियना में किया गया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट है आपका, किस देश द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर नामक लघु जलवायु उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो नासा के द्वारा, यानी यूएसए के द्वारा हो गया। मई 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024, इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इस सूचकांक में अमेरिका का शीर्ष स्थान है और भारत का 39वां स्थान है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स की क्लास देखी होगी घटनासार की, तो आप देख सकते हो कि ध्येय आईएएस ने भी केवल उन्हीं पॉइंट को पिक किया है जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी सारे कचरे मटेरियल को छोड़ दिया है। तो सोचिए, जब ध्येय आईएएस में आपकी एक स्टैंडर्ड टीम के द्वारा इन कंटेंट को उठाया जा रहा है, तो नो डाउट घटनासार की जो मैंने नोट्स की क्लास बनाई है करंट अफेयर्स की, बहुत यूजफुल होगी। आपके एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, तो इसलिए जरूर उस क्लास को देख लो। प्लेलिस्ट में जाओगे घटनासार 2024 क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका, WHO के द्वारा किस रोग के निवारण के लिए TAK-003 नामक एक नए टीके को मंजूरी मिली? तो डेंगू का टीका है ये। नेक्स्ट है, किस क्षेत्रीय संघ या संगठन द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून पारित किया गया? तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा, और इसने यह भी कहा कि सदस्य राष्ट्र 3 साल के अंदर इसे अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करेंगे। अगला है आपका, मई 2024 में भारत एवं किस देश की सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया और जो कि उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया? तो जो सैन्य अभ्यास शक्ति है ये आप भारत और फ्रांस के बीच में देखेंगे। 2024 में देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, तो ये अग्निबाण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थापित की गई है? तो ये अटकामा में हो जाएगा, चिली, जो कि गिनीज बुक से भी सम्मानित हो चुका है। और आगे अगर हम देखें तो मई 2024 में किस देश द्वारा मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो जर्मनी हो जाएगा इसका सही आंसर। मई 2024 में किस लेखक या लेखिका को उनके लिखित उपन्यास कैरोस के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा जेनी एरपनबैक। मई 2024 में मनाए गए निम्नलिखित में से किस दिवस की मुख्य वस्तु योजना का हिस्सा बने? तो ये भी मैंने बताया था आपको कि ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि 22 मई को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो ये 25 मई को हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस भारतीय आईटी कंपनी के द्वारा मई 2024 में पेरिस फ्रांस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की जा रही है? तो ये टीसीएस हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो जाएगी। मई 2024 में किस भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री को महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार दिया गया? तो शबाना आजमी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है, आतंक विरोधी सैन्य अभ्यास तर्कस 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और यूएसए के बीच में हुआ तर्कस। नेक्स्ट है आपका, मई 2024 में लॉरेंस वोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करते हैं? तो सिंगापुर के। फिर अगला है, मई 2024 में किसके द्वारा भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी गई है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा हाइड्रोजन बस बनाई गई और ये भारतीय सेना को सौंप दी गई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी भारत 6G 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ये संचार मंत्रालय के द्वारा जारी आयोजन किया गया। और आखिरी प्रश्न है आपकी आज की क्लास का, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के नेम से भी आप सर्च कर सकते हो, ग्लैंस एकेडमी के नाम से, वहां पर आपको इसके टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका, मई 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में तंबाकू नियंत्रण हेतु ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु जी को किया गया है। तो ये तो थी आपकी आज की क्लास और कोशिश करूंगा मैं कि अगले 3 दिन आपको सीसेट के पीवाई क्विज कंप्लीट करा दूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।